नमस्कार, बजट 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। संसद में 2024 का अंतरिम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने अपना छठा बजट और अपने कार्यकाल में जो है छठा बजट उन्होंने पेश किया है और ये आखिरी जो पहला अंतरिम बजट उनके कार्यकाल में था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्रियों में उनका नाम शुमार हो गया है और 58 मिनट के अपने इस भाषण में, बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए और किसानों से लेकर के महिलाओं, आम लोगों के लिए कुछ खास ऐलान जो है इसमें किए गए। सरकार की सूर्योदय योजना की शुरुआत की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत जो है छत पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा और सूर्योदय योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने से हर महीने करोड़ों परिवारों को 300 यूनिट तक की फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने की भी बात कही गई है और साथ ही जो कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% हुआ करता था उसे घटा करके 22% कर दिया गया है। यानी अब कॉर्पोरेट टैक्स 22% हो जाने के बाद से कंपनियों को सरचार्ज और सेस मिलाकर के कुल 25.17% ही देना होगा। लेकिन टैक्स स्लैब, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड योजना जैसी नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसका जो है जानकार लोग पहले से कयास लगा रहे थे। और बात करें अगर विपक्ष की, तो बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सरकार के बजट को फेल बता रहा है। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 0.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश कर दिया है और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि आमजन के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, वो तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो ऐलान है महत्वपूर्ण वो जरूर सरकार की तरफ से किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री छठी बार बजट पेश किया है और पहली बार अंतरिम बजट पेश किया है। और बता दें कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है और इसको लेकर के तमाम सारे जो उम्मीदें थी जनता लगा रही थी, लेकिन क्योंकि अब बजट पेश हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के भविष्य के निर्माण का ये बजट है, समावेशी है और साथ ही कई सारे बीजेपी नेताओं की रिएक्शन भी इस दौरान आए। बीजेपी का कहना है कि चुनावी साल है और ऐसे में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय सरकार ने जो है वो देश के विकास का कदम उठाया है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। वहीं बात अगर विपक्ष की कर लें तो विपक्ष काफी नाराज दिख रहा है और तमाम सारे सवाल इस बजट पर उठा रहा है और विपक्ष का कहना है कि बजट जो है वो पूरी तरीके से निराशापूर्ण है। अब ऐसे में अगर बात करें कुछ बड़े ऐलान, कुछ महत्वपूर्ण ऐलान इसमें हुए हैं। सबसे पहले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में अपने सरकार के कामों को गिनाया। उसमें उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास से हर वर्ग का विकास किया जा रहा है देश में। घर हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, इन समेत कई योजनाओं का लाभ देशवासियों को दिया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी को उन्होंने खासतौर पर फोकस करते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो हमारे सरकार में काफी बड़ी है और यहां तक कि 70% जो पीएम आवास हैं वो महिलाओं को ही मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में जो है 80 करोड़ भारतीयों के लिए मुफ्त राशन अभी भी उपलब्ध करवाया जा रहा है और वैक्सीनेशन पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जो सर्वाइकल
का वैक्सीनेशन है उस पर फोकस किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक समिति बनाई जाएगी जो आगे की रणनीति को तैयार करेगी। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाने की भी बात कही गई है और कुछ वादे भी सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले सालों में जो है 2 करोड़ आवास दिए जाएंगे। 2 करोड़ आवास का और लक्ष्य रखा गया है और कहा है कि 3 करोड़ आवासों के लक्ष्य तक लगभग हम पहुंच चुके हैं और आने वाले जो 5 साल होंगे उसमें 2 करोड़ और आवास लोगों को दिए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। और मेडिकल कॉलेज खोले जाने पर भी उन्होंने कहा है कि एक समिति उस पर भी बनाई जाएगी। और साथ ही डेटा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 390 विश्वविद्यालय जो है वो मोदी सरकार के कार्यकाल में खोले गए हैं, जो एक बड़ी शिक्षा के विषय में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था और एक उपलब्धि उन्होंने इसको बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 55 लाख रोजगार के अवसर भी हमारे कार्यकाल में हुए, जिसके बाद से देश के युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में जो है रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। तमाम सारी उपलब्धियां उन्होंने सरकार की गिनाई। साथ ही कई सारे जो रोड मैप है आगे को विकास के वो भी बताए। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का फोकस है कि अर्थव्यवस्था जो हमारी इन पिछले 9-10 सालों में काफी उभर करके आई है, 10वें स्थान से जो बढ़कर के 5वें स्थान पर आई है, उसको आने वाले समय में और आगे लाना है, दूसरे या तीसरे स्थान पर उसको लाने का लक्ष्य रहेगा। तो विकसित भारत का एक संकल्प लेकर सरकार बढ़ रही है, उन्होंने कहा है। और इस दौरान उन्होंने तमाम सारी और भी उपलब्धियां सरकार की गिनाई है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के कई ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। अब क्योंकि बजट पेश हो चुका है और तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए तमाम सारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। सीएस सरोज ठाकुर बतौर अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह भाटी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हंडा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सतीश नंबरदार किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो है सीएस सरोज ठाकुर जी, आप ही से जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी उतना ना भी कहें तो एक बड़ा जो फैसला इसमें किया गया या बड़ा ऐलान जिसको कहें, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई है सरकार की तरफ से। पहले जो 30% होता था अब वो 22% कर दिया गया है। तो इससे क्या कुछ फायदा मिलने वाला है, एम्प्लॉयज को क्या कुछ फायदा मिलेगा या फिर इसके पूरे समीकरण बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। बजट अब हम जिस तरह की अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं और जो पूरा विश्व हमें जिस तरह से देख रहा है, बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी है और युक्त जनसंख्या हमारी है। तो हमारा डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ये 2 चीजों पे फोकस अगर सरकार करती तो हो सकता था। इसी को देखते हुए उन्होंने अभी जो डेवलपमेंट हुए और ये भी बजट जो इंटरिम बजट है ये भी इसी चीज को दिखाता है कि सरकार प्रतिबद्ध है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। उन्होंने एमएसएमई को भी लिया कि बड़ी कंपनियां ही नहीं, छोटी कंपनियां भी बहुत कुछ बना पाए। हम अभी डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो वर्ल्ड की थी उसमें हम कैसे उसको कम्पिटिटिव रेट पे लाएं ताकि मोस्ट ऑफ द एफडीआई और यहाँ की जो कंसर्न्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर सके। तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स कम करने का है, इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और अल्टीमेटली एवरीबॉडी गेट्स बेनिफिटेड। तो 30% का जो स्लैब था उसको 22% करना बहुत वेलकम है। दूसरा, जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन रही है उनके लिए 15% का टैक्स है। तो हम एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए सीए ऐसे देखते हैं इन चीजों को कि लोग जो कहीं से भी कुछ भी छुपाने की कोशिश करते, उससे लोगों का निजात मिल गया और वो अपनी इनकम को, अपनी चीजों को बढ़ा पाएंगे, अपनी चीजों को दिखा पाएंगे। जो अनफेयर मीन्स थे वो कंप्लीटली बंद हो गए और लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे जैसे डेवलपमेंट। बिल्कुल, ये एक स्वागत करने लायक फैसला है, आपने कहा है सरकार का। इससे कहीं ना कहीं लाभ जो है वो लोगों को मिलेगा, डायरेक्टली कहे चाहे इनडायरेक्टली कहे। हुकुम सिंह भाटी जी प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे सीधा सीधा सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बजट का स्वागत करते हुए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है, उन्होंने संबोधन भी इसमें दिया। आपसे जानना चाहेंगे कैसे बजट को देखेंगे सीधे सीधे। देखिए ज्योति जी, निश्चित तौर पर ये बजट जो है किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, गरीब को मदद करने वाला बजट है और ये सरकार का एक विजन है। सरकार ने बहुत ही एक लंबा संदेश दिया है। आज हमारी इकोनॉमी 5वें स्थान पर है, अभी तीसरे स्थान की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
तो अभी हमारे मेरे से पहले वक्ता बोल भी रहे थे ये कि देखिए जैसे कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, इससे क्या होगा कि जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा, कमर्शलाइजेशन ज्यादा होगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगा, देश की तरक्की और खुशहाली में उद्योग धंधों का योगदान होगा। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन साथ साथ अगर हमें वर्ल्ड में इकोनॉमी को तीसरे स्थान पर लाना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अभी मैं ये सारा देख रहा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 83 लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, 9 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है काम उसमें दिया है, अभी 1 करोड़ लोगों को और उसमें जो है काम देना है। मतलब एक बहुत छोटी सी छोटी इकाई को भी एम्पावर्ड करने का काम इस बजट में किया है। इसी तरह किसानों को और सहूलियतें मिले, मंडी व्यवस्था अच्छी हो, बीज खाद और उसके सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, ये सब कुछ व्यवस्थाएं इस बजट में की हैं। युवाओं के लिए मैं युवाओं का देख रहा था तो युवाओं के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें दी हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया का बजट उसमें बढ़ाया गया है और बहुत मतलब ये एक दूरगामी है। चाहिए एंट्रीम बजट है सरकार का, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक भविष्य में होने वाले हैं, तो लेकिन सरकार ने सबको साधने की कोशिश की है। दूसरी बात, एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात इस बजट की रही है, किसी भी तरह का कोई नया टैक्स इम्पोज नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई बर्डन एक सामान्य आदमी को, एक व्यापारी वर्ग को, एक किसान को, किसान पर तो टैक्स वैसे भी पहले से ही नहीं है, तो किसी को भी मतलब ओवर बर्डन नहीं किया। ओवर बर्डन भी छोड़िए, किसी के ऊपर भी कोई भी किसी तरह की परेशानी वो अब में आए या बजट से उसको नुकसान हो, ऐसा किसी भी तरह बजट में देखने को लेकिन भाटी जी जैसे लोग उम्मीद लगा रहे थे कि किसान सम्मान निधि को लेकर के कोई फैसला हो सकता है, आयुष्मान कार्ड को लेकर के कोई फैसला हो सकता है, तो उसको लेकर के आए, खासकर टैक्स को लेकर के लोग उम्मीद जता रहे थे कि हो सकता है कुछ छूट मिल सकती है। देखिए इसमें इस बजट में ना स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जो उनकी क्रेडिट फैसिलिटी है उसको भी बढ़ाया गया है। इससे निश्चित तौर पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी भलाई की काम इसमें कर सकती है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि देखिए लोगों की एक्सपेक्टेशन होना एक बहुत ही न्याय जरूरी भी है, लेकिन क्योंकि ये चुनाव का भी वर्ष है, इसमें हमें इस बात को मानने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि चुनाव का साल है, तो चुनाव के साल में लोगों की एक्सपेक्टेशन हमेशा अच्छी होती है और उम्मीदों पर मोदी जी की सरकार जो है ये खरी भी उतरी है। हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी ने बेहतरीन काम करके दिखाया है और उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं। आप देखिए जैसे हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर ठीक है भाटी जी, बने रहिए, तमाम सारे सवाल जवाब आपसे लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ी है। कमल जी, आपसे जानना चाहूंगी, बजट आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा और सरकार ने कहा कि बजट जो है समावेशी है, हर वर्ग का ध्यान रखने वाला है, देश के भविष्य का निर्माण करने वाला है, तो क्या कुछ विपक्ष के आधार पर अगर देखा जाए तो विपक्ष की एक्सपेक्टेशन कितनी पूरी हुई बजट से? आपको नमस्कार, प्रवक्ताओं को नमस्कार, जनता को भी सादर नमस्कार। भाजपा सिर्फ झूठी झूठ बोलती है, ये सबसे बड़ा सच है। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी बजट जी। मेरी आवाज एको हो रही है मैडम, जरा देखिए। ठीक है, आपकी आवाज सही करवा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, करवा रहे हैं सही, आप रखिए अपनी बात, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, ठीक है। मैं कहना चाहूंगी कि ये स्टिल एको हो रही है। ठीक है, आपकी आवाज सही करवा रहे हैं, कमल जी की आवाज सही करवाइए। सतीश नंबरदार जी आपसे जानना चाहेंगे। कमल जी आपके पास वापस आएंगे, आपकी आवाज सही करवा रहे हैं। सतीश नंबरदार जी हमारे साथ बने हुए हैं, किसान नेता आप है, किसान नेता से ही जान लेते हैं किसान को ये बजट कितना पसंद आया, अपने हित के लिहाज में, देश के हित के लिहाज में। ज्योति जी, बजट में तो ये काम हुआ है, वो हमारे यहाँ एक कहावत है, अंधा बाटे शेरनी अपने अपने अन्न दे। एक अंधा प्रसाद बांट रहा था, वो अपने अपने लोगों को दे रहा था। ये बजट इस तरह का है जैसे काला कोट और वही बात है, काला कोट और पिंक अखबार, गुलाबी अखबार,
इस बजट में किसानों को कोई कुछ नहीं मिलने का काम हुआ। इसमें सिर्फ कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। इसमें किसान के हित में कहीं पर कोई भी बात नहीं होने का काम हुआ। एक सिर्फ कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने का काम हुआ है। यह तो हमारे को दिख रहा था कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और इस बजट में भी किसानों को कोई कुछ नहीं मिलने वाला। हमेशा लेकिन सरकार कह रही है कि हमने हर एक वर्ग के हित को ध्यान में रखा, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, सभी वर्गों को ध्यान में। किसान महिला नहीं होती। ये देश को किस तरह दो भागों में बांटने का काम कर रहे। महिला किसान, किसान महिला, महिला किसान नहीं होती। किसान की जो धर्मपत्नी है वे दोनों खेत में काम करते, किसान नहीं होते वे। किस तरह बेवकूफ बनाने का पूरा देश का चक्कर बांध रखा है मोदी साहब ने। महिला किसान, किसान महिला, क्या क्या बना रखा है देश का इन लोगों ने। ठीक, महिला किसान नहीं होती क्या कि आदमी से ज्यादा महिला काम करती है खेतों में। हर बात के ऊपर महिला का फायदा, महिला सशक्तिकरण। अरे किसान का सशक्तिकरण हो गया तो महिला का तो अपने आप हो गया। ठीक है, हमेशा उद्योगपतियों की तरफ ध्यान देकर आज किसान को क्या देने का काम किया बजट। ठीक है सतीश जी लौटेंगे आपके पास और आपके सवालों का जवाब भी लेंगे बीजेपी से, लेकिन कमल हांडा जी हमारे साथ बन चुकी है। आपको आवाज आ रही है कमल हांडा जी? जी बिल्कुल आपकी आ रही है। हाँ, तो आप जवाब दे रही थी, मैंने कहा विपक्ष की एक्सपेक्टेशन पे कितना ये बजट खरा उतरा है। आज सुबह भी इस बात पर हुई थी, बजट से पहले भी हमारी यहाँ डिबेट हुई है, जिसमें मैंने पहले ही कह दिया था हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं उससे पहले अपने किसान भाई को जरूर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूंगी, जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे लिए गर्मी सर्दी बरसात में हर मौसम झेलते हैं। इनको सादर नमस्कार है मेरा। तो बात ऐसी है मैडम की इकोनॉमी का बजट आने से पहले एक दिन पहले ना इकोनॉमिक सर्वे आता है कंट्री में। उसमें क्या आया क्या नहीं आया ये तो आपको सरकार ही बता पाएगी। गलत फहमियां इन्होंने इतनी पैदा कर दी है, इनको ये लगता है कि हमने जो नारा दे दिया बस वो अब हमें कुछ जनता को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में इतना अहम आ गया, इतना अहंकार आ गया। जैसे अभी रिसेंट मोदी जी ने एक नारा दिया था कि हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। तो मैं उस बात के जवाब में ये कहना चाहूंगी कि आप हकीकत नहीं झूठे सपने बुनते हैं और मोदी जी लोग आपको नहीं, आप जबरन ईवीएम घपले से खुद को चुनते हैं, जैसे अभी चंडीगढ़ में छोटे चुनाव में हमने देख लिया। तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि प्रतिवर्ती आय कहते हैं ये बढ़ गई है, कहां बढ़ गई है? अगर जीडीपी इतनी हमारी नीचे चली गई, 2014 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो 6.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी और ये 3, 4, 5, 6 की बात करते हैं। मतलब यानी कि देश को पीछे तो कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इन्होंने हर वर्ग का नाश करा है। रोजगार पर कोई बात नहीं हुई, बेरोजगारों बच्चों पर जो युवा जा रहे हैं और 10,000 बच्चों को जो ये हरियाणा ने आज कहा है कि 55 लाख अवसर दिए गए देश में रोजगार के विभिन्न वर्गों में। आंकड़े दिए जाते हैं और प्रॉब्लम ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कुछ नहीं दिखाता। ये सबसे बड़ी विडंबना है आजकल देश में हमारे। देखिए फिर वो बात यही हो जाती है कि कुछ नहीं तो मीडिया पे सवाल उठा दे। ठीक है, आएंगे आपके पास लौट करके। हमारे साथ जो है सीए सरोज ठाकुर जी बने हुए हैं। सरोज जी, आपने सुना जिस तरीके से, पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना और आम जनता यानी किसान को भी सुना, जिसमें से देखा जाए ना विपक्ष खुश है ना किसान खुश है, लेकिन सरकार का कहना है कि बजट पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास वाला है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं कह रहा था, मैडम कह रही थी वो सर्वे के लिए, तो ये इंटरिम बजट था, ये कंप्लीट बजट नहीं होता क्योंकि चुनावी ईयर है। तो इस ईयर में कोई सर्वे नहीं पेश होता क्योंकि ये इंटरिम बजट है और इंटरिम बजट में बहुत कुछ होता नहीं है। एक ग्लिम्स दी जाती है कि अगर सरकार बनेगी तो इस तरह से होगी। हमें रखना होता है कंट्री में, हम गवर्नमेंट में, कोई भी गवर्नमेंट में हो, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट होता है तो उसे एक इंटरिम बजट रखना होता है। बस इस चीज की रखी गई है। फुल बजट तो आपको इलेक्शन के बाद मिलेगा, इसलिए इसमें बहुत कुछ कयास नहीं लगाया जा सकता। दूसरी चीज की जो गवर्नमेंट अभी तक चीजें रखी थी उसको कंटिन्यू करते हुए दिखती है बिल्कुल इस बजट में। टैक्स स्लैब को लेकर के कुछ कयास लगाए जा रहे थे और उम्मीदें भी जताई जा रही थी कि हो सकता है कुछ रियायत मिले, लेकिन सरकार ने कहा कि हमने पिछले बार ही क्योंकि टैक्स में माफी दी है तो इस बार संभव नहीं होगा। तो इससे काफी लोग नाराज और उदास भी लग रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या कोई संभावना हो सकती थी? कुछ एक बेनिफिट जैसे स्टार्टअप का अभी क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए हम कुछ योजनाएं देंगे। स्टार्टअप में और एमएसएमई में बहुत लोग कवर होंगे जिनसे बहुत लोगों को मिलेगा। जैसे कोई सैलरीड पर्सन है, सिर्फ सैलरीड पर्सन के एग्जेम्पशन की बात हो रही है
और अदरवाइज जो लोग छोटे छोटे व्यापार करते हैं, छोटे बिजनेस करते हैं, उनकी बातें हो रही है। तो एमएसएमई और स्टार्टअप से उन चीजों को कवर किया जाएगा। स्टार्टअप से मतलब कहीं भी नहीं होता कि बड़े कॉर्पोरेट हाउस, स्टार्टअप से अभी छोटे छोटे लोग, हर किसान के बच्चे और चीजें लोग बाहर काम कुछ कर रहे हैं, और उसका प्रोत्साहन मिलना इस कंट्री के लिए आवश्यक था। गवर्नमेंट उसके तरफ बढ़ा रही है कदम, और ये बहुत सराहनीय है। मुझे बहुत सकारात्मक, बहुत दिखता है, ऑप्टिमिस्टिक वजह दिखता है, और अच्छे तरफ रोड मैप की तरफ हम चल रहे हैं। हम डेवलपिंग कंट्री थे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इस पे बजट एलोकेट कर रहे हैं। तो दिस इज गुड बजट, सबके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, भाटी जी भी बने हुए हैं, लौटूंगी आपके पास सरोज जी। भाटी जी भी बने। भाटी जी, जिस तरीके से आपने देखा विपक्ष भी भड़का हुआ है और किसान खुश नहीं है, सबसे बड़ी बात। जिस तरीके से आप दावा करते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान जो है वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना किसानों की बात हुई इस बजट में, ना किसान की पत्नियां क्या है, वो जिन महिलाओं और किसानों की बात होती है विशेषकर, उनमें क्या हम लोगों के हित के बारे में बात क्यों नहीं हुई, उनका ये सवाल है। और साथ ही विपक्ष का कहना है कि हमें तो पहले ही इस बजट से उम्मीदें नहीं थी। ज्योति जी, देखिए, हमें विपक्ष से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट जनता का है। जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में, और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में जो चल रही है, सर्टिफिकेट उसका है। जो काम किया है धरातल पर वो सामने है, लोगों को वाही से पता लगता है। दूसरी बात, अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी बहन कमल हांडा जी को सुन रहा था, तो उन्होंने तो यही नहीं माना कि देश हमारी पांचवी जो हमारी इकोनॉमी है वो 5वें स्थान पर आ गई है। वो तो अब हमारे सीए साहब ये बैठे हुए हैं और जो है उन्होंने खुद माना है, प्रोफेशनल मानते हैं, देश मानता है, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं, देश का जो जन है वो मानता है कि देश की इकोनॉमी 5वें स्थान पर आई है। इकोनॉमी 5वें स्थान पर है, और कांग्रेस जो है वो उससे हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इसलिए जो काम किए जा रहे हैं वो धरातल पर है। दूसरी बात, सतीश नंबरदार मेरे किसान साथी हैं, मैं भी किसान परिवार से हूं और किसान का दुख दर्द हम समझते हैं, लेकिन मैं कोई इनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप इसमें नहीं करूंगा। लेकिन जब किसान सम्मान निधि दी थी तो तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे ये क्या दिया, क्यों दी है, किस लिए दी है, क्या होगा इससे। आज किसान सम्मान निधि, किसान को लगता है कि मेरे को एक जो है फिक्स आय का एक साधन दिया है। कम ज्यादा की बात नहीं है, किसान को एक पैसा मिल रहा है। उसके अलावा जो सरकार ने व्यवस्था, चाहे मंडी व्यवस्था है, चाहे बार बार जो है हमारे किसान नेताओं की तरफ से आती है कि एमएसपी जो है उसके ऊपर कानून बना दो। एमएसपी ऑलरेडी है, सरकार ने संकल्प किया है कि एमएसपी हमेशा रहेगी, वो हट नहीं सकती, और किसान अपनी मर्जी से जो है वो जिस रेट पर बेचना चाहे बेच सकता है। किसान भी क्योंकि जुड़े ही हुए हमारे साथ, उन्हीं से ले लेते हैं आपके सवालों का जवाब। और सतीश जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, साथ ही भाटी जी के सवालों का जवाब भी दीजिए। किसान सम्मान निधि की क्या आपको राशि मिली? इन्होंने ये तो बता दिया सरकार का विजन, अब भाई उस पर काम करिए, उस पर काम करिए, लेकिन माननीय जो मेरे अब शास्त्री उन्होंने ये तो बताया नहीं। अब जिस दिन यूपी की सरकार गई थी उस दिन देश पे 65 लाख करोड़ का कर्जा था, आज वो बढ़ गया 205 लाख करोड़ हो गया। वो तो नहीं बताया। 5वीं अर्थव्यवस्था तो बता दी, अब हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था होने जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया अब देश के बच्चे पर कर्जे का भाव कितना हो गया, कर्ज का भाव कितना हो गया, कौन सा हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज में अप्रूव करने का काम हुआ। हमेशा एक अदानी अंबानी सिर्फ यही ब्यूरोक्रेट, मतलब ये सरकार उस पर, ये कॉर्पोरेट जगत ही गिरेली करवाने का काम करती है, उन्हें के भले की सोचती है। आज किसान को कुछ भी ना देकर, कुछ भी नहीं देकर एक टूरिज्म सेक्टर को देने का काम किया है। सतीश जी सुनिए तो, सतीश जी सुनिए तो, ठीक है, आपके आरोप अपनी जगह ठीक है, आपके आरोप अपनी जगह ठीक है, लेकिन किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी, क्या आपको किसान सम्मान निधि मिली? किसान निधि सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री के बनारस में आज भी 40,000 किसान ये इसकी बात जोड़ने का काम कर रहे किसान निधि की। ये बोलते हैं या हमारे को यह नहीं पता, हम प्रधानमंत्री के क्षेत्र में रहते हैं, आज तक हमारे को प्रधानमंत्री निधि है का नहीं पता, और क्या होता है क्या नहीं, हमारे पास आज तक मिली नहीं।
40,000 किसान, एक दो नहीं 40,000 किसान, जिसमें लाखों वोट बनने का काम होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहे वो सही, खाता ना बही जो कहे ये सही। इस तरह कोई बात नहीं, आज ठीक है। ठीक है सतीश जी देखिए, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, ठीक है आप अपनी भड़ास निकाले, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। सुशासन ही आधार, डबल इंजन हरियाणा सरकार। हरियाणा में बीते 9 साल के दौरान 22 जिलों में संचालित सिविल अस्पतालों की संख्या 56 से बढ़कर 72 हो चुकी है। इनमें से अंबाला समेत 14 सिविल अस्पतालों में 100 बिस्तरों की वृद्धि भी है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। सरकार की वजह से हमें बहुत सहायता मिली है, हमारा इलाज भी फ्री हुआ है। 17 सिविल अस्पतालों में सीटी स्कैन और 5 में एमआरआई मशीनें लग चुकी हैं, तो 22 सिविल अस्पतालों में डायलिसिस और 4 में कार्डियोलॉजी सेवाएं भी संचालित हैं। हम सभी मेडिकल कॉलेजेस में और यहाँ तक अस्पतालों में भी हमने कुछ सीटें दे दी हैं कि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वो बनाया जाए ताकि इनकी किसी की कमी ना आए। हरियाणा के मेडिकल कॉलेज भी 6 से बढ़कर 15 हो चुके हैं। इससे राज्य में एमबीबीएस की सीटें 2185 हो गई, वहीं पीजी सीटें भी 1006 हो गई। ई संजीवनी योजना के तहत लोगों को घर बैठे मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। देखिए, मातेश्वरी परिवार द्वारा आयोजित वेद और पुराणों में वर्णित विश्व का अद्भुत व देव दुर्लभ यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेघ महायज्ञ की पंचम श्रृंखला पंचम अश्वमेघ महायज्ञ व प्रवचन कार्यक्रम 21 से 29 फरवरी 2024। स्थान अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम, दोहरी घाट, मऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखिए प्रातः 6 से 7 बजे तक यज्ञ व प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक प्रवचन एवं सायं 6 बजे से 7 बजे तक यज्ञ व रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रवचन केवल साधना गोल्ड यूट्यूब, साधना टीवी यूट्यूब एवं ईश्वर यूट्यूब पर। इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भगवान श्री राम व परशुराम के मिलन की पावन भूमि दोहरी घाट में अयोध्या के राम मंदिर का भव्य अवलोकन कर स्वयं को धन्य करें। संपर्क सूत्र Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बजट 2024 में। तो बजट को लेकर के चर्चा जारी है और तमाम सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीए सरोज ठाकुर बतौर अर्थशास्त्री हमारे साथ बने हुए हैं।
और बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही सतीश नंबरदार किसान नेता हमारे साथ बने हुए हैं। तो हमने जो चर्चा छोड़ी थी वो किसान नेता पर छोड़ी थी। सतीश जी, आपसे फिर से जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आप इन नीतियों से खुश नहीं है, तो आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा है, क्या आपको किसान सम्मान निधि की किस्त अभी तक मिली है? बिल्कुल नहीं मिली है। क्या आपको पीएम आवास का जो लाभ होता है वो मिला है? बिल्कुल भी नहीं, हम कोई लाभ नहीं देते। मकान की जो बात कर रही है, साथ ही साथ जो फ्री राशन की बात हो रही है, क्या उसके तहत कोई लाभ आपको मिला है? कोई लाभ हमारे गांव में किसी को भी नहीं मिलता। लेकिन सरकार ने तो साफ तौर पर कहा है कि पीएम आवास के नाम पर जो है 70% महिलाओं के नाम ही वो मकान किए गए हैं, तमाम सारे और भी वादे किए गए हैं। चलिए भाटी जी से जवाब लेते हैं। भाटी जी, इनका कहना है कि इनको सरकारी योजनाओं का किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और इसीलिए ये नाखुश नजर आ रहे हैं इस बजट से भी। ज्योति जी, अगर मैं चैलेंज से कहूं, सतीश नंबरदार जी एकदम गलत बोल रहे हैं। ये अपने गांव का नाम, ब्लॉक और जिला मेरे को अगर बता दें तो मैं आपके इसी चैनल को इनके गांव में कितने बेनिफिशरी हैं, क्या क्या मद में उनको पैसा मिला है, या नौकरियां जो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, मेरिट के आधार पर मिली हैं वो कितनी है, पेंशन कितनी मिल रही है, तो वो सारा आंकड़ा मैं इनको भेज सकता हूं और आपको भी। इसलिए मेरे को इनकी बात में कहीं जो है कोई दम नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात, सतीश नंबरदार जी शायद इस बात को मेरे ख्याल से वो वर्षों नहीं, मतलब बहुत पीछे की बातें कर रहे हैं कि ऋण लेना या जो ऋण लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ये गलत है। देखिए, जो सरकार ने जो काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, अल्टीमेटली एक ऋण लेकर के ये सब काम किया जाता है, ये या इन्वेस्टमेंट करा के या एफडीआई के जरिए ये काम कराया जाता है। दूसरी बात, आप देखेंगे बैलेंस शीट को, अब सतीश नंबरदार जी पता नहीं उस बैलेंस शीट को पढ़ना जानते हैं कि नहीं है, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आपकी सुन लो नंबरदार जी, सुन लो, थोड़ा शांति से सतीश जी, इसके बाद आपको नंबर दूंगी बोलने का, एक बार सुन लीजिए। सतीश जी, इसके बाद आप ही को नंबर दूंगी बोलने का, एक बार चर्चा में है, इसलिए शांति के साथ सुन लीजिए। अगर असेट्स देश की, जैसे कि रोड है, पावर प्लांट है, पावर जनरेशन है, रेलवे है, फ्लाइट्स है, टूरिज्म है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, अगर वो बढ़ते हुए हैं, ज्यादा हैं और लोन उसके माफिक उस एंगल से लोन लिया गया है, तो निश्चित तौर पर वो देश समृद्ध है, वो समाज समृद्ध है। और वही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में किया है। गलत कहाँ है नंबरदार जी? सुनिए, मैंने कहा कि आप किसान और मैं भी किसान। गलत वहां है, बैंक से लोन ले लो और लोन लेकर के खा जाओ। उसको लोन मिला है फसल के लिए, लोन मिला है खाद बीज के लिए, और उसको हजम कर लो, जैसे कि हुड्डा साहब ने किया, माफ कर दिया। मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूं, हरियाणा स्टेट का मैं रहा हूं इसका, और उसका किस तरह से बैंकों का भट्टा बिठा दिया कांग्रेस ने, वो आपके सामने है। बैंकों को उनका लोन माफ कर दिया, मतलब लोन लेकर के खा जाओ, वो गलत है। अगर आप लोन का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, तो देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। और जहां तक आपने कहा कि मेरे को किसान सम्मान निधि नहीं मिली है, तो आप अपना खाता चेक करा लीजिए, या आप जो है उसमें कुछ डीबार है, कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो एक अलग बात है, अन्यथा हरियाणा प्रदेश के किसानों को इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। और नंबरदार जी, वही कांग्रेस थी जो राजीव गांधी ने कहा कि हम 100 रुपए भेजते हैं, 10 रुपए वो उस आम आदमी तक वहां पहुंचता है, 90 रुपए बीच में गायब हो जाते हैं। आज 100 के 100 रुपए सरकार द्वारा भेजे गए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, 100 के 100 रुपए बेनिफिशरी को मिलते हैं। आज वो समय है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसलिए ये सब चीजें आज सरकार ने की है। निश्चित तौर पर बजट एक सामान्य आदमी के लिए है, एंट्रीम बजट है। हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस जनता की कुछ ज्यादा हो, वो अलग बात है। अभी पूर्ण बजट जो है उसके बाद आता है, ये तो जब तक की एक व्यवस्थाएं की गई हैं, और निश्चित तौर पर ये जो बजट है वो सबके लिए लाभकारी है।
चाहे महिलाएं हैं, किसान हैं, गरीब है, युवा हैं, सबके लिए लाभकारी। ठीक है भाटी जी, ठीक है भाटी जी, लौटूंगी आपके पास। और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, सरोज जी भी बने हुए हैं, सरोज ठाकुर जी। इसके बाद सतीश जी आप पे आऊंगे, लेकिन पहले सरोज जी से एक सवाल है। सरोज जी, जिस तरीके से सरकार ने आज कहा, यानी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स से पिछले 10 सालों में 3 गुना आमदनी सरकार को हुई है, तो उस 3 गुना आमदनी का क्या लगता है उससे देश के विकास में कितना अहम योगदान होने वाला है? और साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर भी मेरा सवाल है, जैसे कि वित्त मंत्री ने कहा था कि पिछले सालों में यानी 9-10 सालों में जो अर्थव्यवस्था हमारी है वो 10वें स्थान से 5वें स्थान में आ चुकी है। तो आपको कितना कुछ दिखता है देश का विकास के अर्थव्यवस्था के लिहाज से वाकई देश में विकास हुआ है, या फिर जो इनकम टैक्स से 3 गुना बढ़ोतरी हुई इसका सरकार कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकती है? जी बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि डेवलपमेंट 10 साल में जो टैक्स पेयर के फॉर्म में नंबर ऑफ टैक्स पेयर भी बढ़े और टैक्स भी बढ़ा, दोनों ही बातें हुई। और इकोनॉमी बढ़ती है तो टैक्सेशन बढ़ना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए। एक चीजें इस पे याद करने लायक है कि जब प्रणब दा हुए थे तो उन्होंने कुछ संशोधन किए थे और उन्होंने असेस किया था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कि रिफंड जल्दी मिलना चाहिए, बट उस समय कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। चीजें नींव वहां से रखी गई। जेटली साहब जैसे ही आए, तो जेटली साहब अभी है नहीं, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया कि लोगों के रिफंड के पैसे आप इमीडिएटली दो। तो उस प्रोसेस से रिफंड की चीजें लोगों को मिलनी शुरू हो गई कि आपका पैसा है, सालों साल पड़ा रहता था, फाइलें खाती रहती थी, डिपार्टमेंट जा जा करके लोग परेशान होते थे, पैसे खर्च करते थे और चीजें नहीं हो पाती थी। अभी ये समस्या ही खत्म हो गई। आप देखिएगा 3-4 सालों में तो रिफंड के लिए किसी को डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर चीजें बढ़ती हैं तो आपका भरोसा बढ़ता है कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है, सही जगह से सही तरीके से चीजें प्रोसेस हो रही हैं। रिटर्न प्रोसेस होने के 24 आवर के अंदर कई लोगों को रिफंड मिला है। विद इन 7 डेज तो मैंने 80% रिफंड को देखा है। जो बड़े रिफंड है उसी को दिक्कत आ रही है। जीएसटी में भी जिन लोगों के रिफंड के प्रोसेस थे वो विद इन 5 डेज 4 डेज रिफंड मिल रहे हैं, बड़े अमाउंट के रिफंड मिल रहे हैं। अल्टीमेटली आपको रिफंड जब मिलता है तो आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ती है और आपका बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस बढ़ता है दैट मींस सब कुछ बढ़ता है देश का। बिजनेस बढ़ने से हमारा सब कुछ बढ़ता है देश का, हर एक जन जन तक वो चीजें बेनिफिट उसकी जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी हुई है, ट्रांसपेरेंसी की वजह से टैक्सेशन का कलेक्शन भी बढ़ा, नंबर ऑफ टैक्स पेयर भी बढ़े, और हम टैक्स पेयर बढ़ा ये कहता है कि हम समृद्ध हो रहे और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लोगों की संख्या बढ़ रही है जो टैक्स देना चाहते हैं और टैक्स नेट में आना चाहते हैं। ठीक, आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। ठीक है, सतीश नंबरदार जी भी हमारे साथ बने हुए, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और आपसे जानना चाहेंगे कि भाटी जी ने आपसे कहा कि अगर आप अपना खाता चेक करवाएंगे तो हो सकता है कि आपके जो खाते में है वो किसान सम्मान निधि की राशि आई हो, आप अपना खाता चेक करवाइए। क्या आपने खाता खुलवाया है पीएम जनधन योजना वाला? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने सरकार की किसी भी योजना का लाभ लिया नहीं है, आपको मिला नहीं? ना, बिल्कुल भी नहीं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको किसी भी, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी पर आप सहमत हैं कि सरकार जिस महिलाओं की भागीदारी की बात कह रही है, क्या वो भागीदारी मिल रही है महिलाओं को? मैं उस 82 करोड़ जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने 82 करोड़ लोगों को 140 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ की आबादी देश में, सिर्फ 50 करोड़ ही लोग, इसका मतलब बीजेपी के लिए कमाते खाते हैं। 50 करोड़ में बच्चे भी हो गए, 82 करोड़ लोगों को तो खाने के लिए बीजेपी दे रही है। मन को तो देश का, मैं सरोज भाई से पूछना चाहूंगा, देश का विकास क्या होगा जब 82 करोड़ लोग सरकार के आश्रित बैठे हैं, 82 करोड़ लोग सरकार की पेंशन पर गुजारा करते हैं। कहाँ का विकास का आप दावा करने का काम करते हैं मेरे भाई? मैं जवाब चाहूंगा सरोज जी से। जब 82 करोड़ लोग मतलब एक सरकार की दी हुई उस पर जीने का काम होता है, रोटियों पे काम होता है, तो देश में क्या तरक्की कर ली 10 साल में? आप उस तरक्की का बताइए जी। ठीक है, सरोज जी जवाब दीजिए। को अलग नहीं कर रहे, 82 करोड़ लोगों में बच्चे बूढ़े सब हैं। जब 142 करोड़ की बात आती है, 150 करोड़ की बातें हम करते हैं तो उसमें बच्चे बूढ़े सभी हैं। और फैमिलीज मिला करके जो जिन फैमिलीज को मिल रही है उनको ये राशन दिया। राशन लेने का है कि हमने देखा है कि पीडीएस स्कीम में जो डायरेक्ट ट्रांसफर वाली चीजें हुई हैं लोगों के गांव-गांव से, मैं किसान का बेटा हूं,
तो मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ क्या दिक्कतें थी, लोग राशन कैसे खाते थे। बहुत सारे एलिमिनेशन नामों के हुए जिनका लोगों का खाता ही नहीं था, वो चीजें पीडीएस में चलती रही थी। अब लोगों का जो वैसे नेम थे वो पीडीएस नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, जो हैं उन्हीं को पीडीएस मिल पा रहा है। अंगूठे का सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का यूज है और कहीं ना कहीं लोगों तक चीजें पहुंच रही है। अब पॉइंट है कि बेनिफिट किसी को मिल रहा है तो वो नंबर्स कैसे हैं और कितने फैमिलीज को मिल रहा है। हम ये भी देखें कि 150 करोड़ में आप 80 करोड़ की बातें कर रहे हैं, तो अब 70 करोड़ को तो नहीं मिल रहा, 80 करोड़ की बातें मिल रही हैं। उस डेटा को मैं इतना नहीं कहता, गवर्नमेंट ही कह रही है तो वो डेटा सही है, बिल्कुल, उसमें बच्चे बूढ़े सभी हैं। और जब बात आई थी देश की अर्थव्यवस्था की, जब हम उस समय में पीड़ित हुए थे कोविड से, उस समय में बहुत ऐसी भी फैमिली थी जिनकी बहुत अच्छी इनकम थी, वो भी उसमें डिस्टर्ब हुए थे। उस समय उन्हें भी पीडीएस पे जाना पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे चीजें हुई हैं, लोग व्यवस्था से सुधर रहे हैं और लोग उस पे जा रहे हैं। और अगर टैक्स पेयर बढ़ा है, हमारी चीजें रेवेन्यू बढ़ी है, इसका मतलब है कि हम मजबूत हुए हैं। तो दोनों ही डेटा को आपको देखना होगा। ठीक है सतीश जी, क्या बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी तब्दीली थी सरकार की। ये जो है ना, एक मिनट कंक्लूड कर लूं कि जो हम लोग छोटे छोटे बिजनेस से जुड़े हुए थे, बड़े बिजनेस कम, छोटे बिजनेसों से हम लोग ज्यादा जुड़े हुए थे। जो कोविड के समय में चीजें आई थी उसमें बहुत बिजनेस डिस्टर्ब हुआ था और बहुत लोगों की रोजी रोटी छिनी थी। लेकिन सरकार की ये सफलता कहनी चाहिए कि उन्होंने स्टेबल कर दिया। अब हमें कोई ऐसी फैमिली नहीं दिखती जो उस समय अनस्टेबल थी, अब स्टेबल है। ठीक, अनस्टेबल अभी तक है। ठीक है सतीश, लोग स्टेबल हुए, लोगों के रोजगार हुए, नौकरियों का स्तर बढ़ा है, सैलरी लोगों की बढ़नी शुरू हुई है। 7 वर्ष पर 7 महीने चली गई थी। सिर्फ किसान ने अपने खेत पर काम करके अर्थव्यवस्था को 4-5 के ऊपर ले जाने का काम किया था। और जो 80 करोड़ जनता को खाने देने का काम कर रहे ना, तो किसान, अन्नदाता, किसान और उसकी पत्नी दोनों मिलकर किसान का जो 80 करोड़ लोग हैं उनको भरपेट देने का काम ये दोनों पति पत्नी कर रहे हैं, किसान ना कि अकेला पुरुष। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर देश के जो 80 करोड़ लोग हैं उसकी सब्सिडी सरकार नहीं उठा रही, किसान उठा रहे। उसको अच्छे रेट मिलने का काम नहीं होता, फिर भी वो पूरे देश को अपनी एक सब्सिडी देने का काम सरकार की कोई जेब से बिल्कुल सब्सिडी नहीं निकलती। यह सारी सब्सिडी किसान के हाथों से, किसान को लकीरें से निकल कर जाती है मेरे भाई जी। ठीक, अच्छा ये बताइए, बतौर किसान, बतौर आम जनता, ठीक, सरोज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं एग्री करता हूं कि किसानों ने, हम तो कहते ही हैं, हर कोई कहता है कि किसान अन्नदाता है, उन्होंने उनकी मेहनत तो बिल्कुल रंग लाई है इन चीजों में। मैं अपनी शुरुआती चीजों में बोला था कि 2 चीजें हमारी जैसी अर्थव्यवस्था और हम जितनी जनसंख्या वाले देश हैं उसमें 2 ही चीजें हमें संभाल सकती, एक कृषि, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। इस दोनों के ऊपर अगर पीछे देखें तो पीछे की सरकारों ने इन दोनों के ऊपर काम नहीं किया। उससे पिछले 10 सालों में उस पर काम नहीं हो पाया। अभी आप बहुत सारी चीजों से गुजरे हैं और उसमें कोविड भी एक बड़ा लंबा सा पीरियड लेकर के आया। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था देखा और हम कहाँ हैं और हमारी चीजें कैसे चल रही हैं, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसमें अन्नदाता किसानों का भी उतना ही योगदान है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका भी योगदान है और जो बड़े व्यापारी हैं उनका भी योगदान है। हम बैठ करके कॉर्पोरेट को कोष दें, वो उससे कोई फायदा नहीं होना है। कॉर्पोरेट भी बहुत बड़ा काम करती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर भाटी जी आप आएंगे। अब जैसे भाटी साहब ने कही कि किसान अपना कर्ज नहीं लौटाता, 42 लाख करोड़ किसानों की मतलब कर्ज माफ करने का काम किया था। किसान पर तो सिर्फ 17 लाख करोड़ कर्जा है और इस 10 साल से जो ये सरकार आई है 10 साल से पहले का कर्जा था 13 लाख करोड़ के करीब था, 4 लाख करोड़ ब्याज बढ़कर 10 साल में 17 लाख करोड़ हो गया। अब तो इस सरकार ने किसान के लिए क्या कर दिया, हम इसीलिए तो लेकर आए थे ना सरकार को। अब जो हमारे पास तो सतीश जी उस सरकार को रिपीट करने वाले तो आप ही सब किसान हैं ना, और उसका रास्ता दिखाने का काम एमएसपी देकर हमारा कर्ज उतरवाने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन ये सरकार नकारा साबित हुई। किसान आज भी उसी कर्ज के दलदल में खड़ा और कल भी खड़ा था।
तो इस दलदल से निकालने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री को लेकर आए थे। जी ठीक है सतीश जी, उस सरकार को रिपीट करने का काम भी तो आप ही सब करें। अगर आपको नीतियां नहीं पसंद आ रही थी तो दोबारा रिपीट आप ही किसानों ने किया, क्योंकि किसानों की संख्या कम तो नहीं है हमारे देश में। ये रपीट तो यह छोटी बहन, ये अपनी जो खाता ना भाई, जो मशीन का है वो सही। ठीक है भाटी जी आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से आक्रोशित देख रहे हैं सतीश जी, ऐसे में क्या आपको जवाब दीजिएगा इनकी बातों का? ज्योति जी देखिए, वैसे तो हमारे सीए सरोज कुमार ठाकुर जी ने काफी बातों का जवाब, देखिए वो तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है। ठीक है भाई, हम तो अपने पार्टी का वर्जन रखेंगे, जो हमारा जो पार्टी का पक्ष है। लेकिन सतीश नंबरदार जी देखिए, आप लोग केवल नाराजगी जाहिर करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आप चीजें कुछ मान के आपको माननी जो सामने है, आप उनको भी नकार देते हैं। देखिए मैंने कहा, मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा हूं। 1866 करोड़ रुपए जो ब्याज का था वो हमने माफ किया। इससे आप झुठला दोगे क्या? हरियाणा प्रदेश के किसानों का माफ किया है, आपके मेरे को नहीं मिला। अब हमें सतीश नंबरदार को क्यों नहीं मिला, ये इश्यू एक अलग हो सकता है। आपको भी मिलना चाहिए अगर आपने लोन लिया है या आपकी कोई और बेनिफिशियरी में, लेकिन आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो अलग बात है। देखिए, लेकिन आप प्रदेश के इस आंकड़े को, प्रदेश में जो बेनिफिट मिला, इसी तरह देश में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से आप नकार नहीं सकते। आज हरियाणा प्रदेश में हमारा किसान समृद्ध है। किसान का एमएसपी पर माल बिक रहा है, आपका भी बिक रहा है, मेरा भी बिक रहा है, इसमें कहां कोई गुरेज है? आप बताइए। मैं नंबरदार जी, आप डिबेट में मेरे सामने आते रहे हैं बहुत टाइम, आप किसान यूनियन की तरफ से आते हैं, लेकिन हर चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आंकड़े सुनिए नंबरदार, सुनिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे सीए साहब बैठे हैं, एक एक जो है, आप कहते हैं ना खाता ना बही, खाता बही नहीं है, हर चीज का हिसाब है। हमने तो आपको स्टेटमेंट बता दी, राजीव गांधी खुद उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए ये बात मानी थी। आज एक एक पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के द्वारा सीधे जो है लाभार्थी तक पहुंचता है, चाहे किसान है, चाहे युवा है, महिला है, गरीब है। इसलिए आप इसको नकार नहीं सकते। दूसरी बात, आप बार बार जो है एक ही बात को स्ट्रेस कर रहे हैं कि सरकार ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप सामने अगर नहीं किया होता तो देश की इकोनॉमी जो 10वें स्थान पर थी वो आज 5वें स्थान पर आ गई। और एक बार बताओ, 55 लाख करोड़ नंबरदार सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से किसान को देखिए 80% 90% तक की सब्सिडी देकर के ट्रेलर, ट्रैक्टर और जो है दूसरी जो मशीनें वो देने का काम हरियाणा में किया। इसी तरह देश में किसान को देने का काम किया, किसान की माली हालत को उठाने का। हम ये नहीं कहते कि आज हमारा किसान अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, जापान के जैसे किसानों के बराबर उसके इक्वल आ गया, लेकिन निश्चित तौर पर उस व्यवस्था से ऊपर आया है जो आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले थी। उससे आज हमारा किसान बेहतर है और निश्चित तौर पर सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि हमारा किसान और हमारी खेती भी बेनिफिशियरी हो जाए। निश्चित तौर पर सरकार इस दिशा में काम कर रही है और बजट में हर चीज का समावेश है। बिल्कुल देखिए, आपने सरोज कुमार जी ने ठीक कहा था कि किसान भी जरूरी है तो इंडस्ट्री भी जरूरी है, व्यापार भी जरूरी है। चाइना क्यों ऊपर आया? चाइना केवल खेती के आधार पर पूरी दुनिया में जो है सिरमौर नहीं बन गया। चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी उसी तरह समझा, कृषि को भी उसी तरह समझा और वो चाइना आज आगे है। आप भारत में देखिए, पिछले 10 सालों में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में, चाहे अभी एमएसएमई की बात कर रहे थे, एमएसएमई में इतना जबरदस्त उछाल आया है जो पूरे देश की इकोनॉमी को आगे ले गया। स्टार्टअप, सेटअप इंडिया, ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। बहुत छोटे छोटे उद्यमी, हमारे नए बच्चे, हमारे नौजवानों ने छोटा छोटा ऋण सरकार ने दिया, उससे काम शुरू किया है। इसलिए जो तौर पर ये बजट जो है पूरे
फिर आपको समय दिया जाएगा भाटी जी, फिर समय दिया जाएगा क्योंकि समय हमारे पास अब सीमित है। सरोज जी, आपसे फाइनल कमेंट भी डिबेट पे लेना चाहूंगी और साथ ही एक चीज और पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश में और ये बड़ी प्रॉब्लम भी है क्योंकि जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में सरकार ने ऐलान किया है कि एक समिति इस पर बनाई जाएगी और स्कूलों और कॉलेजों को लेकर भी खासकर कहा है कि इसको लेकर भी एक समिति बनाई जाएगी, तो ये किस दिशा में सकारात्मक रहने वाला है? जी मैम, जनसंख्या एक हमारी समस्या है और जनसंख्या में पर्टिकुलर चीजें होना कि हम जनसंख्या के ग्रोथ को किस तरह से संबोधित करें, क्योंकि जनसंख्या पे अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमारी चीजें क्षेत्रीयता कम है, हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया कम है। अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं तो ज्योग्राफिकल एरिया हमारा बहुत कम हो जाता है। रसिया से देखें, यूएसए देखें तो बहुत ही है, लेकिन अगर हम चाइना से ही देखें जो हमारा पड़ोसी है तो हमारी ज्योग्राफिकल एरिया कम है। हम अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे तो चीजें हमारी खराब हो जाएंगी। उस पर समिति बनाना बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज जो उन्होंने रखा था, नंबरदार जी ने रखा था कि मैं उस समय इंडस्ट्री के लिए कह रहा था, वो पॉइंट थे कि डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ। अगर हम देखें भारत, विकसित भारत की बात अगर हम है कहीं से चीज रखी गई तो नरसिम्हा राव सरकार ने रखी। अटल जी ने जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना से सड़कें बनाई, आज हमारी जो भी कुछ चीजें चल रही हैं वो हम सब कुछ डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। उसकी वजह ये 2-3 माइलस्टोन्स हैं। उस समय में मनमोहन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका माइलस्टोन, और उसके बाद अटल जी की जो कुछ योजनाएं थी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई, और फिर हमारी सरकारें आती गई चली गई, कुछ डेवलपमेंट होता चला गया। तो डेवलपमेंट वहीं से शुरू हुआ। अगर उस समय में नरसिम्हा राव ने ये उदारीकरण नहीं लिया होता और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम नहीं बढ़े होते तो आज इतनी चीजें हमारी नहीं हुई होती। तो स्टेप्स हैं, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही साथ चलनी चाहिए और इस सरकार ने एग्रीकल्चर पे तो बहुत अच्छा ध्यान दिया है और आमूलचूल तो नहीं हो सकता, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है सरोज जी। सतीश जी, आप इसे जानना चाहूंगे, फाइनल कमेंट भी डिबेट पे लूंगे और साथ ही कोई नीति ऐसी 3 तलाक से लेके महिला आरक्षण से लेके कोई भी नीति ऐसी हो जिसका आप समर्थन करते हो, अगर नहीं भी करते हो तो ये बताइए कि जो बजट आप पेश हुआ है आज या फिर जो आने वाले समय में पेश होगा, क्या लगता है क्या कुछ उसमें होना चाहिए जिससे किसान संतुष्ट हो सके? देखो, किसान तो एक तो शिक्षा, किसान को अच्छे रोड चाहिए, हर गांव में चौड़ी सड़कें चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, शिक्षा का विजन हो, हर 30 किलोमीटर में 25 किलोमीटर में बच्चों के लिए कॉलेज चाहिए। आज भी मेरे देश का जितने भी ग्रामीण हैं उसमें 98% बच्चे कोर्सपोंडेंस से ग्रेजुएशन करने का काम करते हैं पूरे देश में। खासकर का हरियाणा में तो मेरे ख्याल से 95% बच्चे लड़के लड़कियां ग्रेजुएशन इस पे करते हैं, इग्नू वगैरह से करते हैं, कोर्सपोंडेंस से करते हैं। किसान चाहता है बजट में भागीदारी, बजट में भागीदारी, देश में भागीदारी, उसमें हिस्सेदारी चाहिए उसको, ना उसको कहीं खैरा चाहिए किसी बात की। जैसे 1947 में किसान का 95% की भागीदारी बजट में होती थी, आज वो कुल घटकर 2 या 3% के करीब रहेगी, 2 भी नहीं रही कुल, क्योंकि 2 लाख करोड़ के करीब है किसान की कुल। तो ये भागीदारी करता है। ठीक है सतीश जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय की कमी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है। बड़े ऐलान इसमें नहीं हुए, लेकिन कई ऐसे ऐलान हुए जिससे देश के हर वर्ग को कुछ न कुछ फायदा मिल सके। विपक्ष कहीं ना कहीं इस बजट से खुश नहीं है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करता है। फिलहाल आज के बजट 2024 के स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।